हेलो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविकांत सक्सेना और आपका रवि मैथ दृष्टि चैनल पे स्वागत है। मैं आज दो क्वेश्चन लेकर आया हूं इस क्लास में और उस दो क्वेश्चन को हम लोग सीखेंगे कि कैसे करना है और कितने तरीकों से कर सकते हैं, और ये भी सीखेंगे। अगर ट्रिक्स होगा तो हम लोग ट्रिक्स भी सीखेंगे उन क्वेश्चन को करने के, दोनों क्वेश्चंस को करने का। तो आइए, जैसा कि स्क्रीन पे बॉटम साइड पे आपको दिख रहा होगा कि एक क्वेश्चन पिन किया गया है यहाँ पे। उस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है वो क्वेश्चन है कि इफ अ शेप इज सराउंडेड बाय लाइन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड x बाई 3 प्लस y बाई 2 इक्वल टू 1, फाइंड द एरिया ऑफ इट। हिंदी में कह रहा है यदि कोई आकृति रेखा x बराबर 0, y बराबर 0 तथा x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 1 से घिरी हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, ये प्रश्न या सवाल आपके सामने है। तो क्योंकि आपने देखकर क्वेश्चन को समझ लिया होगा कि ये क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति का ही है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे अप्रोच करेंगे या कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। तो इससे पहले क्वेश्चन को करने से पहले कुछ इसके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो इसमें बेसिक्स यूज होंगे उनको हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। आइए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यार बार बार तिरछा ही लिख रहे हैं। तिरछा क्यों हो रहा है भाई? तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए, तो अगर हम लोग कोऑर्डिनेट की बात करें तो कोऑर्डिनेट का मतलब होता है निर्देशांक। अब निर्देशांक का क्या तात्पर्य है? यहां से दिख रहा होगा कि यहां पे लिखा हुआ है कि निर्देश और प्लस अंक, निर्देश और प्लस अंक, यानी आपके पास कुछ ऐसे डिजिट्स होंगे, कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी जो कहीं ना कहीं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही होंगी या कुछ इंफॉर्मेशन दे रही होंगी। ठीक है, और फिर इसमें ज्योमेट्री की बात की गई है, तो यानी कहीं ना कहीं ये किसी शेप या किसी प्लेन की बात की जा रही होगी या किसी लाइन की बात की जा रही होगी। क्योंकि ज्योमेट्री में हम लोग जानते हैं कि तीन बेसिक चीजें यूज होती हैं, लाइन और शेप, लाइन, शेप और एंगल। ये तीन बेसिक चीजें यूज की जाती है, लाइन, एंगल और शेप। अगर एक और ऐड कर लिया जाए तो वो हो जाएगा आपका प्लेन, जो कि आप जानते होंगे कि प्लेन 2D प्लेन हो सकता है और 3D प्लेन हो सकता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यानी निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग कौन से प्लेन की बात करेंगे? तो 2D प्लेन की बात करेंगे। तो अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो हम लोग जो प्लेन बात करेंगे वो होगा आपका 2D प्लेन। 2D यानी
टू डायमेंशनल प्लेन, टू डायमेंशनल प्लेन। ठीक है, अगर हिंदी में कहें तो द्विविमीय, द्विविमीय प्लेन। ठीक है, या द्विविमीय समतल। ठीक है, चलिए तो द्विविमीय प्लेन की बात करेंगे। तो द्विविमीय को निर्देशांक ज्यामिति में या कोऑर्डिनेट ज्यामिति में डिवाइड किया जाता है। और वो डिवीजन क्या है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहां से, ये एक 2D प्लेन है, ये एक 2D प्लेन है। 2D प्लेन का मतलब क्या होता है, इसमें केवल 2 डायमेंशन होंगे। 2 डायमेंशन का मतलब है कि फर्स्ट डायमेंशन क्या होगा, एक लेंथ होगा और एक ब्रीथ होगा। अगर हम लोग किसी शेप के बारे में बात करें तो अब इसी लेंथ और ब्रीथ को अगर हम लोग प्लेन के हिसाब से बात करें, प्लेन के अनुसार बात करें, तो इसी को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है 2 अक्षों के द्वारा, जिसमें से पहला अक्ष का नाम है एक्स अक्ष, जिसको हम लोग एक्स एक्सिस भी बोलेंगे। ठीक है, और दूसरा जो है उसको हम लोग वाई अक्ष बोलते हैं, जिसको हम लोग वाई एक्सिस भी बोलेंगे। ठीक है, क्या है इसका यूज यहां पे, इसका यूज क्या है यहां पे, एक्स अक्ष का मतलब ये है, या एक्स अक्ष का मतलब ये है, तब तक क्वेश्चन हटाते हैं हम लोग। यहां से एक्स अक्ष का मतलब क्या है कि इस अक्ष पे कुछ डिस्टेंस अगर इधर जाएंगे तो उसको एक्स की वैल्यू बोली जाएगी। अगर एक्स अक्ष की वैल्यू लें हम लोग, तो अगर एक्स अक्ष के तरफ बढ़ते हैं, यानी एक्स अक्ष के इस डायरेक्शन में बढ़ते हैं, तो वो वैल्यू एक्स की होगी। और अगर वाई अक्ष यानी वाई अक्ष के दिशा में अगर हम लोग ऊपर जाते हैं तो वैल्यू वाई की होगी। ठीक है, और अगर हम लोग नीचे जाते हैं, नीचे जाते हैं इस वाई एक्स पे, तो नीचे वैल्यू जाते हैं लेकर, तो ये ऋणात्मक वैल्यू होती है। सेम इसी प्रकार से अगर एक्स अक्ष में इधर लेफ्ट साइड में जाते हैं तो इसकी भी वैल्यू ऋणात्मक होती है। तो जो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये प्लेन है, इसमें एक्स अक्ष वाई एक्स के द्वारा डिवाइड किया गया जो प्लेन है, इसमें से इस फर्स्ट प्लेन को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट का मतलब यहां पे होता है चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब क्या है कि एक्स और एक्स अक्ष द्वारा और वाई अक्ष द्वारा किसी भी 2D प्लेन को हम लोग 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहले हिस्से का नाम है फर्स्ट क्वाड्रेंट या प्रथम चतुर्थांश, दूसरे हिस्से का नाम है सेकंड क्वाड्रेंट या द्वितीय चतुर्थांश, तीसरे हिस्से का नाम है थर्ड क्वाड्रेंट या तृतीय चतुर्थांश, और फोर्थ का नाम है फोर्थ क्वाड्रेंट या चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, ये 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है किसी भी 2D प्लेन को। ठीक है, तो ये एक्स अक्ष है, जैसा कि हमने देखा। अगर वाई अक्ष से अगर हम लोग एक्स अक्ष की डायरेक्शन में जाते हैं तो वो वैल्यू एक्स की होगी, और अगर एक्स अक्ष से हम लोग वाई की डायरेक्शन में जाते हैं तो वैल्यू क्या होगी, आपकी वाई की होगी। ठीक है, सेम इसी प्रकार से अगर वाई एक्स पर जाते हैं अगर ऊपर, तो वैल्यू धनात्मक होगी, और इधर हम लोग जाएंगे एक्स अक्ष के राइट डायरेक्शन में जाएंगे तो इधर क्या होगी, एक्स की वैल्यू धनात्मक होगी।
तो इसके अनुसार जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू होती है वो y की वैल्यू क्या होती है आपकी पॉजिटिव होती है, और x की भी वैल्यू क्या होती है आपकी पॉजिटिव होती है। सेम इसी प्रकार से अगर हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव होती है और y की वैल्यू पॉजिटिव होती है, क्योंकि इधर x की वैल्यू नेगेटिव है और ऊपर जाने पर y की वैल्यू पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो x की भी वैल्यू नेगेटिव होती है और y की भी वैल्यू नेगेटिव होती है, क्योंकि इधर x की भी वैल्यू नेगेटिव है और इधर y की भी वैल्यू नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं तो x की वैल्यू तो पॉजिटिव है बट y की वैल्यू क्या है आपकी नेगेटिव है। ठीक है, तो ये जो प्लेन है, प्लेन का जो ये बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है, ये जो प्लेन का बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि किसी भी प्लेन को हम लोग चार हिस्सों में डिवाइड करते हैं। किसी भी प्लेन को हम लोग चार हिस्सों में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में x और y में x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों नेगेटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में x और y में से x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। इसका मतलब है कि ये जो देख रहे हैं कि अगर हमसे कोई भी अगर पॉइंट पूछे, जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है, अगर पूछा जाए किसी पॉइंट के बारे में कि यह पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है, तो अगर इस पॉइंट की वैल्यू अगर x और y है, अगर इस पॉइंट की वैल्यू x और y है, ठीक है, और दोनों पॉजिटिव है, तो हम नॉर्मली कह सकते हैं कि यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर x नेगेटिव है y पॉजिटिव है तो हम ये कहेंगे कि यह पॉइंट है जो वह सेकंड क्वाड्रेंट में स्थित होगा, प्रेजेंट होगा। और अगर यहाँ पे x नेगेटिव y नेगेटिव दोनों नेगेटिव हैं तो यह जो पॉइंट होगा थर्ड क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होगा। और अगर x पॉजिटिव है y नेगेटिव है तो यह किस में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं इसी के बारे में कुछ और बेसिक्स, तब तक हम लोग इसको इरेज करते हैं। अब देखेंगे कोऑर्डिनेट में एक प्लेन होगा। ठीक है, दूसरा पार्ट होगा, एक होगा एब्सिसा और तीसरा होगा ऑर्डिनेट। एब्सिसा को हम लोग हिंदी में भुज कहते हैं, ऑर्डिनेट को हम लोग हिंदी में कोटि कहते हैं, और प्लेन जिसको हम लोग समतल कहते हैं। तो जो अभी हमने देखा था उस प्लेन को हम लोग कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। उस प्लेन को जो अभी हम लोग ने देखा है, जैसे हम लोग यहाँ और उसको फिर से डिजाइन करें, ड्रॉ करें, तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब यहां पर ये जो प्लेन दिख रहा है, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा है, इस प्लेन को बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, ओके। कार्टेशियन प्लेन क्यों कहते हैं, क्योंकि इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो फादर हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो फादर हैं वो रेने डेकार्टेस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो फादर हैं वो क्या हैं, रेने डेकार्टेस हैं, या इसको बताने वाले सबसे पहले जो बताए थे वो रेने डेकार्टेस ने रेने डेकार्टेस जी ने बताया था। और इन्हीं के नाम पे ये नाम, इस प्लेन का नाम कार्टेशियन प्लेन रखा गया है। और ये फादर ऑफ
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो इसको बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन, इसको बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन। तो अभी हम लोग इसको हटाते हैं। अब देखेंगे कि एब्सिसा क्या होता है और ऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होता है। तो यहां से देखेंगे तो मैंने बताया कि वाई अक्ष से इधर जाने पर, वाई अक्ष से इधर जाने पर एक्स की वैल्यू मिलेगी। तो अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ से अगर यहाँ तक पहुँच गए और यहाँ की वैल्यू या यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट है, यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग और इसको बड़ा लिखते हैं, यहाँ की जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट, ठीक है। और इसी तरीके से ऊपर हमने बढ़ा, वैल्यू ऊपर हम लोग ले गए, यहाँ पे एक पॉइंट है और इसकी वैल्यू आपकी जो डिस्टेंस है वो 3 है। अगर हम इसको में से मिलाते हैं तो यहाँ एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा। इस पॉइंट में सबसे पहले हम लोग 2 लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे 3, अर्थात जो इस पॉइंट की डिस्टेंस होगी, y से जो डिस्टेंस होगी उसको पहले लिखेंगे और जो x अक्ष से डिस्टेंस होगी उसको बाद में लिखेंगे। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है वह पॉइंट की y अक्ष से डिस्टेंस है, ठीक है ना, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। ये क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, वह x की वैल्यू होती है। और अगर यहाँ लिखें तो ये है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, और ये क्या होता है आपका y होता है, ठीक है। इस पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहां से डिस्टेंस जो है, अगर x की डिस्टेंस देखें, x बराबर देखें तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, तो y एक्सिस ये है, इससे डिस्टेंस ये रहा, तो ये 2 है। तो यानी x की वैल्यू यहां पर कितनी होगी, x की वैल्यू कितनी होगी आपकी 2, x की वैल्यू कितनी होगी 2। सेम इसी प्रकार से x अक्ष से y की डिस्टेंस कितनी है, y की डिस्टेंस है आपकी 3, ठीक है। तो जो यहाँ पे x और y की वैल्यूज हैं, या इस x को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा, और y को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट, y को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट और x को बोलते हैं एब्सिसा। और जब हम लोग इसको राउंड ब्रैकेट में लिख देंगे, जब हम इसको राउंड ब्रैकेट में लिख देंगे 2 और 3 और क्लोज कर देंगे, तो इस कंप्लीट वैल्यू को बोलते हैं कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक, इसको बोला जाता है निर्देशांक, ठीक है। तो ये जो है इस पॉइंट का निर्देशांक है। कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये इंफॉर्मेशन ये दे रहा है, ये 2 ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये y अक्ष से इस पॉइंट की डिस्टेंस है, ठीक है। और ये 3 ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि x अक्ष से जो ये डिस्टेंस है इस पॉइंट का 3 यूनिट है, ठीक है। चलिए, तो अगर हम यहां देखें, तो ये जो y एक्सिस है
यह एक लाइन है, वाई एक्सिस क्या है, एक लाइन है, और एक्स एक्सिस भी जो है यह एक लाइन है। ठीक है, ये दोनों एक क्या है, लाइन है, दोनों ही लाइन है। अगर कोई भी लाइन हो, उस लाइन का इक्वेशन होता है, जो कि अलजेब्रा में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, अब चूंकि यह एक्स एक्सिस है तो इस पे वाई की वैल्यू हमेशा जीरो होगी। मतलब वाई जो एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है, तो यहाँ इसका एक्स अक्ष से डिस्टेंस तो कुछ है नहीं, एक्स अक्ष पर है, यानी यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो एक्स अक्ष की जो इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू जीरो होती है। यह है एक्स अक्ष का इक्वेशन। और वाई अक्ष का जो इक्वेशन होता है वो होता है एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्स अक्ष एक्स की वैल्यू वाई एक्स पे क्या होती है, जीरो होती है, क्योंकि कोई डिस्टेंस ही नहीं है। अगर यहाँ पर एक पॉइंट है तो उसका कोई डिस्टेंस नहीं है, इस लाइन पे अगर कोई पॉइंट है तो उसका वाई अक्ष से कोई डिस्टेंस नहीं है, यानी एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो वाई एक्स का जो इक्वेशन होता है एक्स इक्वल टू जीरो होता है, और एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वाई इक्वल टू जीरो होता है। तो अगर हम लोग लिखें, यहाँ पर लिखें तो इक्वेशन इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इक्वल टू वाई टेंस टू वाई इक्वल टू जीरो, और इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस एक्स इक्वल टू जीरो, इसको बोलेंगे एक्स अक्ष का समीकरण, एक्स अक्ष का समीकरण। और इसको बोलेंगे वाई अक्ष का समीकरण। ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये बेसिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, कि एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, प्लेन क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। एब्सिसा जो कि वाई एक्स से डिस्टेंस होता है, और ऑर्डिनेट जो कि एक्स एक्स से डिस्टेंस होता है। और ये दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक लाइन होती हैं, और इस लाइन का जो इक्वेशन होता है वो एक्स एक्सिस का इक्वेशन वाई इक्वल टू जीरो होता है, वाई एक्सिस का इक्वेशन एक्स इक्वल टू जीरो होता है। ओके, तो हम इसे इरेज करते हैं और एक दूसरा पॉइंट देखते हैं जो कि प्रश्न में है। चलिए, तो हम लोग कार्टेशियन प्लेन की ही बात करेंगे। और जैसा कि प्रश्न में दिया था या सवाल में दिया था कि एक लाइन जो कि रेखा है, एक लाइन है, वो है x इक्व टू जीरो। ठीक है, दूसरा है y इक्व टू जीरो, और एक और लाइन है जो है आपका एक्स बाई थ्री प्लस वाई बाई टू इक्वल टू वन। ठीक है, इसको हम लोगों ने देख लिया है कि x इक्व टू जीरो कौन सी लाइन है, y इक्व टू जीरो कौन सी लाइन है। इस लाइन को हमको देखना है कि ये कौन सी लाइन है। तो मैं अगर इसको बताऊं तो जो x के नीचे थ्री है, जो y के नीचे टू है, यह x अक्ष पे कटा हुआ सेक्टर है या अंतखंड है, और यह y अक्ष पे कटा हुआ अंतखंड है या टू जिसको कहेंगे। तो ये बनेगा कैसे वो देखते हैं। ये आपका बनेगा
एक्स एक्स पे कटा हुआ अंतखंड 3 है, तो मान लेते हैं यहाँ तक 3 है, ये वाली वैल्यू 3 है, और वाई एक्स पे कटा हुआ अंतखंड 2 है, तो अगर हम मान लेते हैं ये 3 है, तो यहाँ पर आपका वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 2 है। ओके, तो इन दोनों लाइन को इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो रेखा होगी या लाइन होगी, वह इसी की लाइन होगी, यानी x/3 यानी x एक्स पे कटा हुआ अंतखंड, y/t यानी y पे कटा हुआ अंतखंड 2। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन होगी, इसी इक्वेशन की वो लाइन होगी। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके कोऑर्डिनेट्स देखें, निर्देशांक देखें, तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, तो y की वैल्यू क्या होगी 0, और इस पॉइंट पे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है। ठीक है, और मैं बता दूं कि कार्टेशियन प्लेन में ये जो होता है ये ओरिजिन होता है, और इसका जो कोऑर्डिनेट्स होता है 0 0, क्योंकि यहाँ पे ना तो x एक्स से डिस्टेंस है और ना तो y एक्स से डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस क्या है आपके 0 है। तो यहाँ पे इसको ओरिजिन बोलते हैं 0 0, या हम लोग इसको मूल बिंदु भी कहते हैं, हिंदी में इसको बोलेंगे मूल बिंदु। ठीक है, अब पूछ रहा था कि x = 0, y = 0 एंड x/3 + y/2 = 0 से जो सराउंडेड एरिया है उसका जो सराउंडेड रीजन है उसका एरिया कितना होगा। तो देख रहे हैं कि ये है आपका y = 0 और ये है आपका x = 0। x = 0 की ये लाइन है, y = 0 की ये लाइन है, तो एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई और एक ये लाइन होगी। इन तीनों लाइन से घिरी हुई जो रीजन है वो यही रीजन है। ये रीजन क्या बन रहा है, ये रीजन किस चीज का शेप ले रहा है, ये ट्रायंगल का शेप ले रहा है। तो इस ट्रायंगल का हमको एरिया फाइंड करना है। तो सिंपल अगर बात करें तो ये जो कार्टेशियन प्लेन के जो ना एक्स एक्सिस होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं, हमेशा किस पे होंगे 90 डिग्री पे होंगे। एक तो सिंपल अगर हम चाहें तो जो सिंपल फार्मूला है उस पर हम लोग निकाल सकते हैं कि अगर हम लोग मान लें कि यह ए है, ये ओ है और ये बी है। ठीक है, ए ओ और बी है, तो अगर हम लोग एरिया निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, तो सिंपल अगर 90 डिग्री पर है तो हम लोग एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो कितना निकल जाएगा एरिया, ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा आपका 1/2 इंटू ओ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 3, और इंटू ओ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2। तो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू 6। ट्रायंगल का एरिया अगर आगे कैलकुलेट करें तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3 यूनिट। ट्रायंगल का एरिया जो होगा ये 3 यूनिट होगा। तो ये तो हो गया कि अगर किसी शेप का अगर ये ट्रायंगल बना है तो ट्रायंगल का डायरेक्ट फार्मूला लगाकर हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन सा फार्मूला यूज करेंगे उसको भी हम लोग देख लें। तो हम लोगों ने देखा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला होता है वो क्या होता है आपका, ट्रायंगल का एरिया निकाल के फार्मूला क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1
प्लस x3 y1 माइनस y2। ये होता है। अगर इस पे हम लोग वैल्यू रखें और अगर हम पॉइंट्स को x1 y1, ये हो गया x1 और y1, ये हो गया x2 कॉमा y2 और ये हो गया x3 कॉमा y3, तीनों पॉइंट्स अगर हम लोग एज्यूम कर लें और अगर इस फार्मूले पर हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। x1 की वैल्यू हम लोगों ने क्या ले लिया, 0। y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू है 0, माइनस y3 की वैल्यू क्या है, y3 की वैल्यू है 2, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू हो गई आपकी 3, y3 की वैल्यू कितनी है, y3 की वैल्यू हो गई आपकी 2, y3 की वैल्यू हो गई आपकी 2, माइनस y1 की वैल्यू क्या हो गई आपकी 0, प्लस x3 की वैल्यू हो गई आपकी 0 इंटू y1 की वैल्यू क्या हो गई आपकी 0, माइनस y2 की वैल्यू क्या हो गई आपकी 0। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें शायद एरर हो रहा है कहीं। x1 की वैल्यू अगर हम लोग 0 लेते हैं तो y2 की वैल्यू क्या है 0 और y3 की वैल्यू क्या है आपका 2। ठीक है, x2 की वैल्यू हम लोग लेंगे 3। ठीक है, तो y3 की वैल्यू क्या है आपका 2, माइनस y1 की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, प्लस x3 की वैल्यू कितनी है आपकी 0 और y1 माइनस y2, y1 0 है और y2 क्या है आपका 0 है। ठीक है, ठीक है, एरर नहीं है, सही है। तो 0 इंटू माइनस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 0, प्लस 3 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और प्लस 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 6 प्लस 0, इतना हुआ। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 6 और कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से भी जो एरिया निकल रहा है, यहाँ से भी जो एरिया निकल रहा है वह एरिया कितना है, इधर लिख देते हैं, वो एरिया कितना है 3 है। तो हम चाहें तो इस फार्मूले से भी इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो x इक्व टू 0, y इक्व टू 0। ठीक है, x/3 प्लस y/2 इक्व टू 1 है। तो हम लोग इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर डेवलप कर कर हम चाहें तो ज्योमेट्री के फार्मूले से यानी इससे भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आप लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, इंटू बेस इंटू हाइट होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। चलिए, चलिए आइए, एक और क्वेश्चन है आपके सामने और उसको देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड x एंड y इफ द पॉइंट 3, 1, x2, 5y and 8, 6 are continuous vertices of a parallelogram
या x और y का मान ज्ञात करें यदि बिंदु 3 1 x2 8 6 और 5y समांतर चतुर्भुज की क्रमागत शीर्षों के निर्देशांक हैं। ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन में देख रहे होंगे आप कि इंग्लिश में जो कंटिन्यूअस क्या कोऑर्डिनेट्स है वो डिफरेंट है, जो हिंदी में लिखा है वो सही है। कंटिन्यूअस का जो निर्देशांक दिया है 3 1 x2 8 6 और 5y, ये कंटिन्यूअसली सही है। ठीक है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पैरेललोग्राम है, हम लोग पैरेललोग्राम डिजाइन करते हैं या ड्रॉ करते हैं। तो हम लोगों को पता है कि पैरेललोग्राम क्या होता है। ठीक है, पैरेललोग्राम क्या होता है, मान लेते हैं कि ये ए बी सी और डी, इनके वर्टिसेस हैं ए बी सी एंड डी। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, अगर देखा जाए तो ये दोनों इक्वल होते हैं और ये दोनों इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती है और पैरेललोग्राम में जो साइड्स अपोजिट साइड्स होती हैं एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है इसका, अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देखें पैरेललोग्राम का। ठीक है, पैरेललोग्राम, ठीक है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम। इसमें फर्स्ट अगर कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा और ए डी इज इक्वल टू बी सी होगा। इस ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ए बी पैरेलल सी डी होगा और ए डी पैरेलल बी सी होगा। ठीक है, अगर हम लोग इसका तीसरा कैरेक्टरिस्टिक देखें तो एंगल डी ए बी इज इक्वल टू होगा एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी। सेम इसी प्रकार से, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे अपोजिट्स जो एंगल होंगे ये एंगल सेम होगा और सेम ऐसे ही ये दोनों एंगल भी आपस में सेम होंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल ए डी सी इक्वल टू हो जाएगा एंगल डी सी बी, सॉरी ए बी सी। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखा जाए फोर्थ, अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक देखा जाए तो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि जो इसके डायगोनल होंगे ए सी और ये होगा डायगोनल आपका बी डी, ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये इक्वल इसके होगा और ये इक्वल इसके होगा। ठीक है, अर्थात अगर हम लोग इसको पॉइंट ओ मान लें, अगर हम इसको पॉइंट ओ मान लें तो जो ए ओ होगा वह ओ सी के इक्वल होगा और जो ओ डी होगा वह ओ बी के इक्वल होगा। ठीक है, एक और कैरेक्टरिस्टिक ये है फिफ्थ, जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल जो होते हैं वह पैरेललोग्राम को दो समान भागों में डिवाइड करते हैं। डायगोनल डिवाइड्स पैरेललोग्राम नहीं दिख रहा है, सॉरी, इधर लिख लेते हैं। डायगोनल डिवाइड्स पैरेललोग्राम इन
टू इक्वल ट्रायंगल, टू इक्वल ट्रायंगल में पैरेललोग्राम को डायगोनल डिवाइड्स करते हैं। ठीक है, चलिए इसी में से इस क्वेश्चंस के लिए हम लोग एक कंसेप्ट यूज करेंगे और वो कंसेप्ट है आपका फोर्थ, यानी ये जो है मिड पॉइंट है। तो अगर हम लोग निर्देशांक ज्यामिति की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग निर्देशांक ज्यामिति की बात करें, निर्देशांक ज्यामिति की, तो उसमें मिड पॉइंट का फार्मूला जो होता है, मिड पॉइंट का जो फार्मूला होता है, मिड पॉइंट का जो फार्मूला होगा, अगर हम लोग मान लेते हैं कि यह है आपका x एंड y और ये पॉइंट है x1 y1 और ये पॉइंट है अगर x2 और y2, ठीक है, x2 और y2 है। तो अगर हम लोग x फाइंड करना हो तो x फाइंड करने के लिए x1 प्लस x2 बाई 2 कर देंगे और y फाइंड करना है तो y को फाइंड करने के लिए y1 प्लस y2 बाई 2 कर देंगे। सिंपल, ठीक है। चलिए, तो अगर हम लोग कॉन्टिन्यूसली अगर हम लोग क्वेश्चंस के कोऑर्डिनेट से लिखें तो ये है आपका 3 1 और नेक्स्ट है x और 2, अगला है 8 और 6 यानी 8 और 6 और नेक्स्ट है आपका 5 एंड y, ये है 5 एंड 5, ठीक है, 5 एंड y। अगर यहां से वैल्यू कैलकुलेट करें तो अगर इन दोनों की वैल्यू लें 8 और अगर इसका भी एक मिड पॉइंट है और इसका भी मिड पॉइंट है तो जो x की वैल्यू होगी इसका भी मिड पॉइंट होगा और जो होगी इसकी भी मिड पॉइंट होगी। तो अगर हम लोग इस पॉइंट्स के अनुसार a एंड c का मिड पॉइंट वो है तो अगर निकालें तो x की वैल्यू क्या आएगी, 8 और 3 11 और बटा 2 होगा इस फार्मूले से। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 प्लस 3 बटा 2 यानी 11 बटा 2, ठीक है। और यही 11 बटा 2 जो वैल्यू होगी वह इसका भी मिड पॉइंट होगा, ठीक है, इसका भी मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो अब उसका भी मिड पॉइंट होगा तो यहाँ पे क्या है 5 प्लस एक्स, यहां से हो जाएगा 5 प्लस एक्स बाई 2। इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। x कामा वाई, इसको कर देते हैं कैपिटल x, इसको कर देते हैं कैपिटल y, यहां से ये कैपिटल x, ये दोनों सेम होंगे। अब दोनों सेम होंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस 5 यानी x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6, ठीक है। सेम इसी प्रकार से जो y है इसका भी मिड पॉइंट है तो 6 और 1 7 बाई 2 होगा, यानी कैपिटल Y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 प्लस 1 बाई 2 यानी 7 बाई 2, ठीक है। 6 प्लस 1 बाई 2 यानी 7 बाई 2। अब ये 7 बाई 2 किसके इक्वल होगा, 7 बाई 2 किसके इक्वल होगा, इस y और प्लस 2 बाई 2 के इक्वल होगा। तो y प्लस 2 बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 माइनस 2 और y इक्वल टू मिल जाएगा आपका आंसर 5, ठीक है। यानी जो आंसर हो जाएगा आपका, दिख नहीं रहा है, क्वेश्चंस को हटा देते हैं, ठीक है। तो आंसर जो हो जाएगा आपका इसका जो x एंड y का जो आंसर होगा वो x की वैल्यू आई थी आपकी 6
और जो y की वैल्यू आई थी आपकी, y की वैल्यू क्या आई थी आपकी 5। यह है आपका क्या आंसर। ठीक है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन रहे जो हम लेकर आए थे और हम लोग इसको डिटेल्स में समझे हैं, कैसे सॉल्व करना था इसको, इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, और पूरा कंप्लीट क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू। अरे